Good evening students, how are you? Hope you all are safe and sound at home. Today we are going to do some very technical topics in D block element और ये आपके बोर्ड्स में 100% हर एक पेपर में इस टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं. You have at least 2 questions from this section of D block, so you can understand how important it is. ठीक है, right? So we are going to talk about electrode potential, the oxides, the halides of D block, and then we are going to do 2 very important compounds, K2Cr2O7 and KMNO4. ठीक है, हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में और रिडॉक्स में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत डिटेल में पढ़ा था. इफ़ यू रिमेंबर वी हैड डन दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़. ठीक है, नाउ हमने 12th में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की थी. व्हाट डज इट ट्रू? इट अरेंजेस द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है, ये आपका है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है, जिसके हिसाब से सबसे कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका है? लिथियम का. और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है फ्लोरीन का. ठीक है, नाउ इट हैज़ लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इसका मतलब क्या है कि इट हैज़ अ टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज. ठीक है, इनकी क्या आसानी से होएगी? ऑक्सीडेशन. ये अपनी आसानी से करा लेंगे. और आपको पता है जिसकी ऑक्सीडेशन होती है दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स. ठीक है, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स. ठीक है, उसके बाद जिनका हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप रिडक्शन पोटेंशियल भी समझ सकते हो. ठीक है, सो हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब रिडक्शन पोटेंशियल हाई है. लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है. ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, उनमें आसानी से इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो सकते हैं. ठीक है, लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स है. ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे मेटल्स की असली में टेंडेंसी बाय डेफिनेशन क्या होती है? टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, है ना. तो इनके क्या है? इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, या रिडक्शन पोटेंशियल लो है, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लो है. ये क्या प्रेफर करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करना प्रेफर करते हैं. एंड अगर ये इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं मतलब किसी को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, किसी की रिडक्शन कर रहे हैं, तो मतलब क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं. उसके बाद हाइड्रोजन के नीचे आ जाओ. ठीक है, इसमें कुछ मेटल्स भी दिख रहे हैं आपको. ये सारे कौन से मेटल्स हैं? दीज आर नोबल मेटल्स. नोबल मेटल्स जो किसी एक सिंगल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे. दे विल नॉट गिव हाइड्रोजन गैस व्हेन दे एक्ट विद अ एसिड. जैसे अगर मैं इसको HCl के साथ रिएक्ट करा दूं तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेंगे. दे विल नॉट फॉर्म अ सॉल्ट विद द एसिड. ओके, उसके बाद बीच में नॉन मेटल्स भी आते हैं. लास्ट में आ गया आपका एक हैलोजन, फ्लोरीन. ठीक है, इट हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अब जिन चीज़ों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई है मतलब इनकी क्या होती है? इनकी होती है रिडक्शन. दैट इज़ इनका सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की. ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो जिससे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं उसकी क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे ने तो इलेक्ट्रॉन लूज किया तभी इनको मिला, है ना. सो दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है आपके कॉम्पिटिशन्स में, बोर्ड्स में, जिसमें आपको 4 आयंस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे देंगे और आपको रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग नेचर में अरेंज करना होगा. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. अब हम क्योंकि हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, लेट्स सी व्हाट इज़ द रोल, एंड देयर आर मेनी एक्सेप्शंस इन द ट्रेंड्स ऑल्सो. ठीक है, पहले हम देखेंगे क्या ट्रेंड है और उसमें कितनी एक्सेप्शंस हैं और क्यों है, और उस पर आपको आना है क्वेश्चन. ठीक है,
तो डी ब्लॉक मेटल्स जो हैं, मोस्ट ऑफ देम बीइंग मेटालिक एंड बीइंग टिपिकल मेटल्स, और आपने पढ़ा था मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है उनकी, +2 है ना, राइट. सो मोस्ट ऑफ देम हैव अ टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, दैट इज दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है. अब हम बात करते हैं पहले सीरीज की, दैट इज 3D सीरीज. वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, all the metals except copper have low electrode potential, ठीक है. लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो नेगेटिव, 0 से कम, मतलब इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है. इसलिए जब ये एसिड से रिएक्ट करते हैं तो एसिड में क्या है, H पॉजिटिव आयन है, उसको क्या करेंगे, उसका H2 बना देंगे. कैसे बना देंगे, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम कर देंगे, उसकी रिडक्शन कर देंगे, क्योंकि क्या है, इनका मोस्ट ऑफ देम हैव नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सो दे हैव टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है. ये क्या करेंगे, ये जो मेटल्स हैं जब ये एसिड से रिएक्ट करेंगे, एसिड इज अ सोर्स ऑफ H पॉजिटिव आयन, दे आर गोइंग टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस. तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, +1, और जब हाइड्रोजन गैस बनी तो क्या हो गया, 0. सो देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज हाइड्रोजन की क्या हो गई है, रिडक्शन, ठीक है. नाउ ओनली इन द 3D सीरीज में एक कॉपर ऐसा मेटल है, ये बाकी 4D 5D सीरीज के हैं. तो 3D सीरीज में जो कॉपर है एक ऐसा मेटल है जिसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है, क्लियर है. सो नोट दिस डाउन. उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट आर द ट्रेंड्स, ठीक है. तो एक बार ये बेसिक चीज़ आपको समझ आ गई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्रेंड इन द डी ब्लॉक. वी विल स्पेसिफिकली पिन पॉइंट द 3D सीरीज. पहला ट्रेंड पढ़ते हैं E0 वैल्यूज़ का, जब मेटल से M2 पॉजिटिव आयन बन रहा है, ठीक है. सो बिफोर वी स्टडी दिस लेट्स अंडरस्टैंड कि ये स्टेप कैसे हो रहा है, ठीक है. दैट इज़ व्हेन देयर इज़ अ मेटल, इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ डाइवैलेंट आयन इन एक्वस स्टेट, ठीक है. सो दिस इज़ नॉट हैपनिंग इन वन स्टेप, ये एक सिंगल स्टेप का प्रोसेस नहीं है. सो दिस इज़ एक्चुअली नॉट हैपनिंग इन वन स्टेप. पहले हम इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं होता क्या है. सबसे पहले ये जो मेटल है इसकी सब्लिमेशन होती है और ये आइसोलेटेड गैसियस एटम बन जाता है, ठीक है. नाउ जब आपने सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है, प्लीज़ रिमेंबर आयनाइजेशन सॉलिड स्टेट में नहीं होगी, सो इट हैज़ टू बी अ आइसोलेटेड गैसियस एटम टू गेट आयनाइज्ड, ठीक है. तो इसलिए इसकी पहले क्या हो रही है, सब्लिमेशन. नाउ व्हाट इज सब्लिमेशन, कन्वर्जन ऑफ गैस सॉलिड टू गैस, ठीक है. अब जब इसने एक एक एटम अलग होना है, ठीक है, तो आपको हीट लगानी है कि हीट इज़ गिवन आउट. अगेन प्लीज़ रट्टा ना मारिए, कॉन्सेप्ट को समझिए. सॉलिड में क्या है, एटम्स आर टाइटली पैक्ड और गैसेस में दूर है ना. तो मतलब उनको उनके बीच में काफ़ी सारी वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. जब उसको ओवरकम करेंगे तो दूर होंगे, तो मतलब हमें इनको खींच के दूर करना है. तो जहाँ एनर्जी लगानी पड़ रही है, दैट मीन्स द हीट इज़ रिक्वायर्ड, द एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड. जो एनर्जी इतनी हो जो उनके वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर सके और वो दूर भाग सकें. और सिर्फ ये डिस्टेंस ही है जो उनको सेपरेट कर रहा है सॉलिड से गैस में. तो ये जो एनर्जी होएगी इसको हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, या आप इसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी कह सकते हो, ठीक है. और ये क्या होएगी, दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, ठीक है. अब ये आपके पास गैसियस एटम बन गया. नाउ इट इज गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, M2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन्स. अगेन दिस स्टेप इज कंप्राइजिंग, फर्दर आप इसको डिवाइड कर सकते हो. पहले एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, उसके लिए एनर्जी चाहिए थी, वो क्या थी, आयनाइजेशन एनर्जी. फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज किया,
उसके लिए जो एनर्जी चाहिए थी दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी 2, ठीक है। तो ये 2 एनर्जीज चाहिए थी, उसके बाद ये क्या बन गया M2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेटल। नाउ इन एक्वस मीडियम दैट मीन्स इट नीड्स टू रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, इसकी हाइड्रेशन होएगी क्योंकि आपको एक्वस मीडियम चाहिए, है ना। सो इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद वाटर, इट विल गेट हाइड्रेटेड, ठीक है। एंड तो एक्वस मीडियम में ये क्या बन जाएगा, M2 पॉजिटिव एक्वस। एंड इफ यू रिमेंबर वी हैड लर्नड दिस कॉन्सेप्ट इन 11th, व्हेनेवर एनीथिंग इज गेटिंग हाइड्रेटेड, दैट इज जब वो एक्वस मीडियम में जा रहा है गैस से, that ion whenever it gets hydrated lot of energy is given out and that energy is known as enthalpy of hydration. Since it's given out it is negative और इसका क्या ट्रेंड होता है, smaller the size of the ion, smaller the size of the ion, more is the हाइड्रेशन एंथैल्पी गिवन आउट, ठीक है, या मोर नेगेटिव इज द हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो ये जो आपका स्टेप है ये एक्चुअली में ये 3 सब स्टेप्स जो हैं इसका मिक्सचर है। सो दिस कंप्लीट एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, राइट, दैट इज यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, इट इज अ sum of all these 3, enthalpy of atomization plus your ionization energy, ठीक है, ये जो है ये ionization energy है which is further a sum of these 2 और उसके बाद enthalpy of hydration, ठीक है, जिसमें ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, ठीक है। नाउ व्हेन यू सी द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रेंड क्या है, IE1 प्लस IE2 वैल्यूज जो होती हैं दे गो ऑन इंक्रीजिंग अक्रॉस द 3D सीरीज। ये जो वैल्यू है क्योंकि क्या है कि हमने पढ़ा था पहले साइज छोटा होता जाता है फिर ऑलमोस्ट सेम हो जाता है और फिर सिंक का एकदम से बढ़ जाता है। तो दिस इज मोस्टली प्योरली ड्रिवन बाय साइज द आयनाइजेशन हेयर। और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो हम एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, बट एज लॉन्ग एज वो फैक्टर्स एक्ट नहीं कर रहे, जैसे सिमेट्रिक इफेक्ट वगैरह हो गया, तो उसके बिसाइज जनरल ट्रेंड क्या है, IE1 प्लस IE2 वैल्यूज़ जो हैं वो बढ़ती जाती हैं, तो आपका पॉजिटिव हिस्सा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, राइट, ओके। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शुड डिक्रीज, ठीक है, बट इसमें काफ़ी सारी एक्सेप्शंस आ जाती हैं। तो फर्स्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, जो आपने पहले मेंशन किया था कि एक कॉपर ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, जिसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब इसका रीज़न क्या है आपको यहाँ से समझ आ जाएगा। जो फर्स्ट 2 स्टेप्स में पॉजिटिव एनर्जी चाहिए थी, इट इज़ नॉट काउंटर बैलेंस्ड बाय द नेगेटिव थर्ड स्टेप, जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है। जो हाइड्रेशन एंथैल्पी, जब उसकी हाइड्रेशन हुई कॉपर आयन की Cu2 पॉजिटिव की, तो जो एनर्जी रिलीज हुई है इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू कॉम्पनसेट द हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2। इसलिए जो इसका नेट एनर्जी आती है वो पॉजिटिव आती है, राइट। सो क्या रीज़न होएगा कि द हाई एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म कॉपर टू पॉजिटिव एक्वस इज नॉट बैलेंस्ड बाय द हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो ये रीज़न है आपका कि कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इवन दो इट्स अ मेटल, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है और उसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। दिस इज ऑल्सो द रीज़न कि वो जब HCl से रिएक्ट करता है या किसी भी एसिड से रिएक्ट करता है, इट डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस, क्योंकि उसकी टेंडेंसी जो है रिडक्शन की ज़्यादा है,
ठीक है, इट डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज, इट इज बिलो हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो इसकी टेंडेंसी रिडक्शन की है, राइट। तो ये हाइड्रोजन जो है उसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द रीज़न। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन आ जाती है आपकी मैंगनीज, निकल एंड जिंक की। इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मैं कौन सा ट्रेंड कर रही हूँ, M2 पॉजिटिव M, की जब निकल, मैंगनीज एंड जिंक Mn2 पॉजिटिव, Ni2 पॉजिटिव और Zn2 पॉजिटिव बन रहे हैं, ठीक है, इनके वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दे आर मोर नेगेटिव दैन एक्सपेक्टेड। जितने इनके ट्रेंड के हिसाब से होने चाहिए उससे भी ज़्यादा लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं या मोर नेगेटिव हैं, ठीक है। अब इसका रीज़न भी हम देख लेते हैं, राइट। सो लेट्स राइट इट डाउन हेयर। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव मैंगनीज हेयर, मैंगनीज इज 25, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5, ये है मैंगनीज, ठीक है, राइट। उसके बाद Mn2 पॉजिटिव होना मतलब ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे, तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी बाहर, 3d5 कन्फिग्रेशन, विच इज़ अ स्टेबल कन्फिग्रेशन, है ना। तो मैंगनीज जो है जब Mn पॉजिटिव स्टेट में होएगा उससे वो Mn2 पॉजिटिव स्टेट में बहुत इजीली बन जाएगा, दैट इज़ इसकी IE2 रिक्वायरमेंट जो है वो काफ़ी लो होएगी, राइट, बिकॉज बाय लूजिंग दिस सेकेंड इलेक्ट्रॉन इट विल अचीव द स्टेबल 3d5 कन्फिग्रेशन। इसलिए ऑन द होल Mn2 पॉजिटिव का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो काफ़ी कम है, दैट इज़ इट इज़ मोर नेगेटिव। This was number 1. Now let's come to zinc. Zinc is 30, configuration क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। और जब जिंक 2 पॉजिटिव बन जाएगा तब उसकी कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, यहाँ से सबसे बाहर वाले शेल से 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर जाएगा, कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, स्टेबल 3d10 कन्फिग्रेशन, ठीक है। इसलिए जिंक के भी फेवर में है कि जब Zn पॉजिटिव से Zn2 पॉजिटिव बनेगा तो वो बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है, राइट। सो इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है बहुत कम होएगी, क्योंकि जो इसका IE2 वैल्यू है ये वाले स्टेप में IE2 में बहुत कम एनर्जी लगेगी, ठीक है, राइट। सो दैट इज गोइंग टू मेक द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लो या मोर नेगेटिव दैन एक्सपेक्टेड। उसके बाद आ जाते हैं निकल में। नाउ Ni2 पॉजिटिव का कोई कन्फिग्रेशन से रिलेटेड रीज़न नहीं है, इट्स जस्ट दैट Ni2 पॉजिटिव इज़ वेरी स्मॉल इन साइज। तो जो इसके थर्ड स्टेप में हाइड्रेशन एंथैल्पी है दैट इज़ वेरी हाईली नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन Ni2 पॉजिटिव गेट्स हाइड्रेटेड। तो ये 3 जो एलिमेंट्स हैं इनका सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में जब ये डाईवेलेंट आयन बन रहे हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज एक्सट्रीमली लो और या हाईली नेगेटिव, एज एक्सपेक्टेड उससे ज़्यादा नेगेटिव है या उससे ज़्यादा लो है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड नाउ लेट्स लुक एट द ट्रेंड्स इन ट्राईवेलेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी हमने डाईवेलेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के देखे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ट्राईवेलेंट मेटल आयन, ठीक है, राइट। सबसे पहला इसमें आ जाता है द लो वैल्यू फॉर स्कैंडिनेवियम। अब स्कैंडिनेवियम की काफ़ी ज़्यादा लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, उसका रीज़न देखते हैं। सी मोस्ट ऑफ द चैप्टर तो आप ये कन्फिग्रेशन से ही पढ़ोगे, ठीक है। सो यू नो दैट स्कैंडिनेवियम एटॉमिक नंबर इज 21। लुक एट द कन्फिग्रेशन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। अब अगर इसने Sc3 पॉजिटिव बनना है तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 2 यहाँ से चले गए, 1 यहाँ से चला गया,
तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 3D0 विच इज़ गोइंग टू बी अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है इसलिए ये आसानी से Sc3 पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। एंड दैट ऑल्सो अकाउंट्स फॉर द फैक्ट कि जो स्कैंडिनेवियम है उसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही पाई जाती है। आपको उसका आंसर भी यही है, या Sc3 पॉजिटिव इज़ द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन, उसका आंसर भी यही है, ठीक है। नेक्स्ट इज हाईएस्ट वैल्यू फॉर जिंक। हमने पढ़ा था कि Zn2 पॉजिटिव की एक्सेप्शनली लो वैल्यू थी, है ना, एक्सेप्शनली लो वैल्यू थी बिकॉज ऑफ क्या होता है जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है उसके पास स्टेबल 3D10 कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। तो इसी की वजह से अब अगर मैं जिंक को कहूँ कि भाई तो मुझे अपना एक और इलेक्ट्रॉन दे दे, तो वो क्यों देगा, उसके पास और 3D10 जो है कंप्लीट सबशेल हो गया है। नाउ इट विल नॉट लाइक टू गिव मी द थर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इससे तीसरा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए मुझे जो आयनाइजेशन एनर्जी 3 चाहिए वो ज़रूरत से ज़्यादा होएगी, इट्स गोइंग टू बी इनफाइनाइट, वेरी हाई, ठीक है। इसलिए Zn3 पॉजिटिव जो है इट इज़ गोइंग टू बी अनस्टेबल, ठीक है, क्योंकि क्या है इट हैज़ नाउ अ स्टेबल Zn2 पॉजिटिव, सो इट विल नॉट वांट टू लूज द थर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जो इसकी E0 वैल्यू है Zn3 पॉजिटिव फ्रॉम Zn2 पॉजिटिव इज गोइंग टू बी वेरी हाई, एक्सट्रीमली हाई एंड पॉजिटिव, तो ये होता नहीं है इसलिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हम आयरन की कंपेयर करते हैं, राइट। नाउ Fe2 पॉजिटिव, Fe की कॉन्फ़िगरेशन, आयरन इज 26 कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ठीक है। तो Fe2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s से लूज कर दिए, सो द कॉन्फ़िगरेशन इज 3d6। अब जब तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज होना है तो आयरन खुश होएगा कि दुखी होएगा, बहुत खुश होएगा, क्योंकि जब वो एक तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इट इज़ गोइंग टू गेट अ स्टेबल 3d5 कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हाफ फिल्ड है 3d5, तो बहुत आसानी से तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। दैट इज़ वाई जो इसकी वैल्यू है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की Fe3 पॉजिटिव from Fe2 positive is going to be very low, क्योंकि ionization energy requirement for losing the third electron will be very very low। उसके बाद अब हम देखते हैं मैंगनीज के केस में क्या होता है, is it same or is it different? Let's look at it। So manganese atomic number 25, what is the configuration? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। अब Mn2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना, कहाँ से लूज करेगा, 4s सबसे बाहर वाले शेल से, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 3d5 विच इज़ नाउ बिकम स्टेबल, है ना। हमने पढ़ा था ना Mn2 पॉजिटिव का ये जो E0 वैल्यू है Mn2 पॉजिटिव M, इट इज़ एक्सेप्शनली लो और नेगेटिव, क्योंकि बहुत आसानी से ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन गया, स्टेबल। अब इसको मैं अगर कहूँ कि भाई मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दे, तो ये हमें नहीं देगा, क्योंकि ये स्टेबल हो गया है। ये क्यों देगा, क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा, नहीं मारेगा, ठीक है। सो ये जो है, क्योंकि अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन और लूज किया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 3d4 विच इज़ अनस्टेबल। दैट मीन्स जो मैंगनीज की E0 Mn3 पॉजिटिव Mn2 positive, that is the electrode potential for becoming trivalent ion is going to be high because it will not want to lose the third electron, ठीक है, right। तो ये हमने देख लिया मैंगनीज। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शंस, ये सारी की सारी आपको NCERT में दी हैं। नन ऑफ द रेफरेंस बुक्स हैव डन जस्टिस टू दिस टॉपिक, सो प्लीज़ इफ़ यू वांट टू रेफर टू अ बुक, please refer to your NCERT chapter of D and F block elements, very nicely beautifully written। प्लस आप ये वीडियो देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे चलते हैं हम
ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हेलाइड्स, ठीक है। नाउ हेलाइड्स में आ जाता है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं दे रिएक्ट विद हैलोजेंस बट एट अ वेरी हाई टेम्परेचर टू फॉर्म हेलाइड्स, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है, इतना हाई टेम्परेचर क्यों चाहिए? क्योंकि जो हाई एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो देयर इज़ अ हाई एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसलिए उनको बहुत हाई टेम्परेचर पे वो हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं। बट द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। तो एक बार जब रिएक्शन शुरू हो जाता है तो जो हीट इवॉल्व होती है वो काफ़ी होती है रिएक्शन को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है, राइट। सो आपको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ हीट नहीं देनी पड़ती, सिर्फ इनिशिएट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस इज दिस, ठीक है, कंप्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। उसके बाद सिर्फ जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल्स हैं वो सिर्फ फ्लोराइड्स और ऑक्साइड्स बना सकते हैं, दैट इज फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर द two elements which are able to stabilize the metals in high oxidation state। बाकी जो हेलाइड्स हैं वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड्स बनाएंगे, ठीक है। और इसका रीज़न क्या है मैं यहाँ फ्लोरीन डिस्कस करूँगी और ऑक्साइड्स में विल टॉक अबाउट कि ऑक्सीजन कैसे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है, ठीक है। मेन रीज़न तो क्या है कि फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन जो है दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बहुत स्पेसिफिकली बात करूं तो इसकी वजह से जब आयनिक कंपाउंड्स बनता है, जब फ्लोरीन आयनिक कंपाउंड्स बनाता है तो द लैटिस एंथैल्पी गिवन आउट इज वेरी हाई। सो दैट इज वन रीज़न कि ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में जो मेटल्स हैं डी ब्लॉक के उनको स्टेबलाइज कर सकता है। उसके बाद अगर ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन, देन द energy released when the covalent bond is formed with fluorine is again very high, ठीक है। तो ये दो रीजंस हैं कि फ्लोरीन चाहे वो आयनिक बॉन्ड बना रहा है चाहे वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ जो है उसमें बना सकता है। दैट इज कि कौन कौन सी है, जैसे आप देख सकते हो टाइटेनियम में क्या बनाता है, ये मोस्टली टेट्राहेलाइड बना लेता है, ठीक है। वेनेडियम में पेंटाहेलाइड एंड क्रोमियम के साथ हेक्साहेलाइड बना लेता है। हाउएवर मैंगनीज जो है वो अपनी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई सिंपल हेलाइड नहीं बना सकता, बट देन देयर इज दिस एलिमेंट दिस कंपाउंड MnO3F, इसमें मैंगनीज की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, राइट। उसके बाद मैंगनीज के बियॉन्ड जो मेटल्स हैं उनका ट्राईहेलाइड्स भी नहीं है एक्सेप्ट फॉर आयरन एंड कोबाल्ट, एंड बाकी जितने भी मेटल्स हैं बियॉन्ड मैंगनीज वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ही हेलाइड से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। एंड दे अंडरगो हाइड्रोलिसिस इजीली टू फॉर्म ऑक्सोहेलाइड्स एंड रिलीज H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है कि जो इनका हेलाइड्स का एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है, क्या क्वेश्चन है, हेलाइड्स का जो एक्वस सोल्यूशन है why is it acidic in nature, ठीक है। तो रीजन क्या हो जाएगा, एक्वस सोल्यूशन ऑफ हेलाइड्स, कौन से हेलाइड्स, डी ब्लॉक मेटल हेलाइड्स आर एसिडिक बिकॉज दे इजीली अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म ऑक्सोहेलाइड्स एंड रिलीज H पॉजिटिव आयंस, और ये H पॉजिटिव आयंस की वजह से इनका सोल्यूशन जो है वो एसिडिक होता है। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कॉपर हेलाइड पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं वो भी देखते हैं। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट हेलाइड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बहुत स्पेसिफिक दो क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड्स में बहुत बार आते हैं आपके पास, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज़ जो कॉपर है, ठीक है, कॉपर हेलाइड्स आर नोन, लेकिन कॉपर आयोडाइड नहीं बनता इन Cu2 पॉजिटिव स्टेट, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि आपने पढ़ा कि 3D सीरीज़ में कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज़ वेरी हाई, दैट इज़ इट हैज़ अ टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। तो अगर आप पूरी सीरीज़ देखो तो एक हैलोजेंस में से आयोडाइड है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर से कम है,
तो कॉपर क्या करता है, कॉपर ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड आयन टू आयोडीन, इसलिए हमें कभी भी कॉपर आयोडाइड जो नहीं मिलता जिसमें कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, ठीक है। सो आई हैव रिटन द आंसर वर्बैटिम ऑन द बोर्ड, ताकि आपको बोर्ड्स में लिखना है, ठीक है, बिकॉज व्हेन यू आर राइटिंग अ सब्जेक्टिव पेपर, वन थिंग इज नोइंग द फैक्ट्स and one thing is writing it down, so it has to be written correctly, because when the examiners they check the paper, when paper checking is happening, they look for key words, ठीक है। तो आपको पेपर भरने नहीं है, आपको सही चीज़ लिखनी है, राइट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि कॉपर के जो कंपाउंड्स हैं ज़्यादातर वो उसमें कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कॉपर 1 के कंपाउंड्स दैट इज Cu पॉजिटिव के कंपाउंड्स आर नॉट नोन, ठीक है, राइट। सो ऐसा रीज़न क्यों है, बिकॉज जो Cu पॉजिटिव है इट इज़ अनस्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन। अब इसका रीज़न क्या है, अब यहाँ ध्यान से देखिए कि अगर मेरे को कॉपर चाहिए Cu पॉजिटिव इन एक्वस सोल्यूशन, व्हाट ऑल आर द एनर्जीज, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन किसकी, Cu पॉजिटिव आयन की। और अगर मेरे को चाहिए कॉपर इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, इन एक्वस मीडियम, देन व्हाट ऑल एनर्जीज आर रिक्वायर्ड, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन प्लस IE1 प्लस IE2 प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयन, ठीक है। अब आप इसको कंपेयर करो, ठीक है, हमें देखने से लग रहा है कि इसमें तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी भी है, तो फिर ये तो ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए था। देन वाई इज़ इट कि जो Cu2 पॉजिटिव है वो फिर भी ज़्यादा स्टेबल है Cu पॉजिटिव से। ओके, नाउ लेट्स लुक केयरफुली, ये दो तो सेम है, ठीक है, IE1 भी सेम है, IE2 इज़ वेरी हाई, ठीक है, बट ये जो आपका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है किसकी, Cu2 पॉजिटिव की, ये बहुत ज़्यादा हाईली नेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू Cu पॉजिटिव। ये कम नेगेटिव है, ये ज़्यादा नेगेटिव है। दैट मीन्स इसका ऐसा क्यों है, क्योंकि Cu2 पॉजिटिव आयन इज स्मॉलर इन साइज दैन Cu पॉजिटिव आयन, ठीक है। जो डाइवेलेंट केटायन है वो मोनोवेलेंट केटायन से छोटा है साइज में, ऑब्वियस रीजंस, ठीक है। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है केटायन साइज छोटा होता जाता है ना। तो जब इसकी हाइड्रेशन होती है तो जो हाइड्रेशन एंथैल्पी, जो एनर्जी रिलीज्ड है, इट इज़ गोइंग टू बी मोर, क्योंकि आई टोल्ड यू जितना छोटा केटायन का साइज होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होएगी। तो ये इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि इट मोर देन कॉम्पनसेट्स फॉर द हाई सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। इसलिए ऑन द होल ये वाला रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा फेवरेबल है दैन दिस रिएक्शन, ठीक है। इसलिए जो आपके Cu2 पॉजिटिव आयंस के कंपाउंड्स हैं दे आर मोर स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। यही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है ताकि आप इसको पेपर में लिख सको, ठीक है। इज इट क्लियर? सो दैट फिनिशेज द हेलाइड्स ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट द ऑक्साइड्स, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो वी हैव डिस्कस्ड द हेलाइड्स, अब हम इसके ऑक्साइड्स की बात करते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ऑक्सीजन है वो काफ़ी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स को स्टेबलाइज कर लेती है, ठीक है, राइट। एंड अगर हमने देखना है कि किस ग्रुप में कितनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो अगेन फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 7 दैट इज स्कैंडिनेवियम से लेके मैंगनीज तक जाएं, तो जो ग्रुप की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन उसको स्टेबलाइज कर लेती है, ठीक है, राइट। फॉर एग्जांपल ग्रुप 3 में स्कैंडिनेवियम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3, सो ऑक्सीजन इज फॉर्मिंग अ कंपाउंड विद स्कैंडिनेवियम विद +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। उसी तरह ग्रुप 7 में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इज +7 और ऑक्सीजन मैंगनीज के साथ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाती है, ठीक है। बियॉन्ड ग्रुप 7 जो है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का रूल नहीं लगता, ठीक है। सो बियॉन्ड ग्रुप 7 नो हायर ऑक्साइड्स आर नोन, ठीक है, राइट। जैसे आयरन का मैक्सिमम Fe2O3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑल्दो वी हैव एन एलिमेंट ऑफ आयरन इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट्स अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और वो काफ़ी अनस्टेबल है, वो फटाफट डिकम्पोज होके आपको फिर से Fe2O3 O2 दे देता है, ठीक है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है।
उसके बाद very important when you compare the stabilizing capacity of fluorine and oxygen, ठीक है। मैंने आपसे शुरू में बात की थी जब मैंने हेलाइड्स बताया था कि फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर द टू एलिमेंट्स which are able to stabilize the d block elements in highest oxidation states, ठीक है, because they are electronegative and number 2 they are reactive। इसमें भी सरप्राइजिंगली ऑक्सीजन की कैपेबिलिटी ज़्यादा है। जैसे मैं मैंगनीज ही ले लूँ, फ्लोरीन उसके साथ एक सिंपल हेलाइड बना रहा है MnF4 जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, ठीक है, मैंगनीज की। वेयरएज ऑक्सीजन जो कंपाउंड बना रहा है Mn2O7 उसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है मैंगनीज की +7, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है? बिकॉज ऑक्सीजन में एक एडिशनल कैपेबिलिटी है और वो क्या है? दैट इट इज़ एबल टू मेक what p-pi bonds, multiple bonds with the metal। जैसे आपको एक स्ट्रक्चर दिया मैंने Mn2O7 इम्पॉर्टेंट है, दिस कंपाउंड इज मेंशन्ड, ठीक है, इन द NCERT। इसका पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया हुआ है लेकिन NCERT में स्ट्रक्चर बनाया नहीं है। दे हैव वेरी ब्यूटिफुली गिवन कि यू हैव अ मैंगनीज ऑक्सीजन मैंगनीज बॉन्ड एंड मैंगनीज में ऑक्सीजन के साथ टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट है एंड दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर इज। ये आप बना भी लीजिए, इंपॉर्टेंट है, सिंस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया हुआ है, सिर्फ दिया नहीं हुआ तो आ सकता है, ठीक है, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिसाइड्स काफ़ी सारे ऑक्साइड्स बनाता है ऑक्सीजन। जैसे यहाँ मैंने M इज़ फॉर मेटल, वेनेडियम में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक बनाता है, क्रोमियम में +6, मैंगनीज में 5, 6 एंड 7 तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड्स बनाता है, ठीक है। अगेन नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट बट बहुत इंपॉर्टेंट फ्रॉम टेक अवे फ्रॉम दिस इज दिस पॉइंट, ठीक है। और एक ये ऑक्सीजन वर्सेस फ्लोरीन का स्टेबलाइजिंग कैपेसिटी, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इन सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हमने ट्रेंड्स देखे उसको हम एक बार ही सम अप करते हैं एंड लेट्स ड्रॉ सम कंक्लूजन्स, ठीक है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Okay, so now here is a sum up of chemical reactivity on the basis of the electrode potential values, ठीक है। हमने क्या पढ़ा? मेजॉरिटी ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर सफिशेंटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, कि वो आसानी से मिनरल एसिड्स में डिज़ोल्व हो जाते हैं एंड दे रिलीज हाइड्रोजन गैस ऑल्दो द प्रोसेस इज स्लाइटली स्लोअर दैन एस ब्लॉक मेटल्स, ठीक है। उसके बाद कुछ लेकिन ऐसे मेटल्स हैं विच आर नोबल मेटल्स जिनकी मैंने आपको लिस्ट दी है। इफ़ यू सी ये कौन से हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हाइड्रोजन से नीचे आ रहे थे, इसलिए ये H2 गैस जो है वो रिलीज़ नहीं कर सकते क्योंकि इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये दे विल प्रेफर गेटिंग रिड्यूस्ड इंस्टेड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड ये रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए जो है जब आप इनको एक सिंगल एसिड से रिएक्ट कराओगे तो दे विल नॉट रिएक्ट, ठीक है, एंड दे विल नॉट रिलीज हाइड्रोजन गैस, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था 3D सीरीज़ में कॉपर के अलावा जितने भी मेटल्स हैं वो सारे हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं जब उनको एसिड से रिएक्ट किया जाए, ठीक है। इफ़ यू लुक एट द ट्रेंड ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ फॉर फॉर्मेशन ऑफ डाइवेलेंट केटायन यू सी अ डिक्रीजिंग ट्रेंड टू फॉर्म डाइवेलेंट केटायन। रीज़न क्या है कि IE1 + IE2 द सम ऑफ द टू आयनाइजेशन एनर्जीज बढ़ता जाता है, ठीक है। इसमें हमने 3 एक्सेप्शंस पढ़ी थी, ठीक है। इसमें कौन कौन सी थी? वी हैड डन Mn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव एंड निकल Ni2 पॉजिटिव। इन 3 के अलावा अगर ट्रेंड देखो तो देर इज़ अ डिक्रीजिंग ट्रेंड टू फॉर्म डाइवेलेंट केटायंस, राइट। उसके बाद आ जाता है जो मैंगनीज एंड कोबाल्ट आयंस हैं इन ट्राइवेलेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। रीज़न बीइंग कि इनके Mn2 पॉजिटिव एंड CO2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स ज़्यादा स्टेबल हैं, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी कवर किया है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि मोर स्टेबल कन्फिगरेशन ऑफ डाइवेलेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो ये दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इसलिए क्योंकि ये आसानी से रिड्यूस हो जाएंगे
और +3 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्ररी टू दिस, जो टाइटेनियम, वेनेडियम एंड क्रोमियम है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, क्योंकि इनकी ट्राइवेलेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, तो ये आसानी से दे विल इंक्रीज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, राइट, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। और इससे क्या होएगा, दे आर गोइंग टू रिलीज, ये इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएगा, H पॉजिटिव को, एसिड को, एंड दे विल रिलीज हाइड्रोजन गैस। तो दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, क्योंकि खुद क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज हो गए, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़, ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स जो हमने नोट किए कि जो भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर, जैसे हैलाइड्स के साथ करते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत तरह के ऑक्साइड्स बनते हैं, जैसे MO, M2O3, M3O4, MO2, M2O5, MO3, ठीक है, जिसमें M क्या है, ट्रांजिशन मेटल एटम है, ठीक है। सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ MO जनरल फार्मूला की मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, एक्सेप्ट फॉर स्कैंडिनेवियम, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की ऑक्साइड में बढ़ती है, उनका आयनिक कैरेक्टर कम होता जाता है। हमने ये पहले भी पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मैक्सिमम अप टू +3, और उसके बाद कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है इनका, ठीक है। उसके बाद जो अगर हम एसिडिक बेसिक बिहेवियर देखें तो सिंपल तरीका है याद करने का कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड्स आर बेसिक, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में दे आर एम्फोटेरिक, एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जिसमें मेटल की, उसमें ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। ये एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे CrO इट्स बेसिक इन नेचर, Cr2O3, CrO2 आर एम्फोटेरिक एंड CrO3 इज एसिडिक, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक हो गया हमारा ऑक्साइड्स का। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एंड पोटेशियम परमैंगनेट, दैट्स KMnO4। हम इनकी प्रेपरेशन करेंगे, इनके ऑक्सीडाइजिंग नेचर के रिएक्शंस देखेंगे, इनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे, ठीक है, आयंस के, डाइक्रोमेट एंड परमैंगनेट आयन के, and then we are going to talk about their uses. Okay, from exam point of view they are extremely important for your boards, 100% question इनमें से एक का आना ही आना है, ठीक है। So इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पढ़ते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। Okay, so we start with potassium dichromate. Formula is K2Cr2O7, ठीक है। नाउ एक बारी इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं क्रोमियम की, कैसे निकालेंगे। सो लेट्स टेक इट आउट हेयर। K2Cr2O7 ऑक्सीजन की -2, पोटेशियम की +1 एंड क्रोमियम की X निकालनी आती है सबको। लेट्स टेक इट आउट। 2 + 2x + 7 टाइम्स -2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो 2 + 2x - 14 इक्वल्स टू 0। सो 2x - 12 इक्वल्स टू 0, और x कितना आ रहा है, +6। सो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पोटेशियम डाइक्रोमेट में कितनी है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है इधर, ठीक है। सो +6 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, ठीक है, राइट। ओके, नाउ वील स्टार्ट विद द प्रेपरेशन। काफ़ी बार आपके बोर्ड्स में आई हुई है, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेपरेशन किससे होती है, क्रोमाइटोर से। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, फॉर्मूला ऑफ क्रोमाइटोर FeCr2O4, ठीक है। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में हम क्रोमाइट ओर को या सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करके सोडियम क्रोमेट बना लेते हैं, ठीक है। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप द सोडियम क्रोमेट इज ट्रीटेड विद sulfuric acid. It is filtered and treated with concentrated sulfuric acid to give you sodium dichromate, ठीक है। अब हमें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट चाहिए, तो since sodium dichromate is more soluble than potassium dichromate, इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं and we treat it with hot concentrated KCl, ठीक है, and we get
पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। एंड सोडियम क्लोराइड जल्दी क्रिस्टलाइज हो जाता है, ठंडे होने के बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट के भी ऑरेंज क्रिस्टल्स बन जाते हैं और इसको फिल्टर करके मदर लिकर से अलग कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द प्रेपरेशन। नाउ लेट्स लुक एट द प्रॉपर्टीज एंड द स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Okay, so now we start with the properties of potassium dichromate, ठीक है। The first one is it is orange red crystalline solid और इसका melting point is approximately 610 Kelvin, just for your information, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब हीट करो तो उसमें से क्या बनता है, पोटेशियम क्रोमेट एंड क्रोमिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन कंप्लीट करने को आ सकती है। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट आर दीज। इसमें क्या है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब आप एल्कली से ट्रीट करो तो वो पोटेशियम क्रोमेट देता है, ठीक है। ये इसकी आयनिक इक्वेशन है, डाइक्रोमेट आयन है, ये बेसिक मीडियम OH नेगेटिव आयन क्या बन गया, क्रोमेट। उसी तरह अगर इस पोटेशियम क्रोमेट में मैं एसिड डाल दूंगी तो वापस क्या बन जाएगा, डाइक्रोमेट। और ये इसकी आयनिक इक्वेशन है। कैन यू सी हियर, दिस इज क्रोमेट आयन, H पॉजिटिव आयन कहाँ से आया, एसिडिक मीडियम से, क्या बन गया, डाइक्रोमेट प्लस वाटर, ठीक है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपके पेपर्स में आई हुई हैं आयनिक इक्वेशंस कंप्लीट करने को। ना समझ आए तो आप ये भी लिख सकते हो ऊपर वाली, ठीक है। सो नाउ वी मूव फर्दर विद मोर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सोडियम डाइक्रोमेट हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है, राइट। और दोनों ही इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इनका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ये मैंने इक्वेशन दी है कि एन एसिडिक मीडियम व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है Cr2O7 2 नेगेटिव, इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, हमने निकाली थी +6 थी। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कम होके कितनी हो गई, +3। दैट इज क्रोमियम विल गेट reduced and it will act as a good oxidizing agent, ठीक है, राइट। तो ये इसकी बेसिक हाफ इक्वेशन है, ठीक है, क्रोमेट आयन की, कि यहाँ इसकी रिडक्शन हो रही है और ये ऑक्सीडाइज किसको करेगा, इट विल ऑक्सीडाइज आयोडाइड टू आयोडीन, H2S या सल्फाइड ओर्स टू सल्फर, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऐसे भी ले सकते हो आप, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी। देन इट विल ऑक्सीडाइज SN2 पॉजिटिव टू SN4 पॉजिटिव एंड Fe2 पॉजिटिव टू Fe3 पॉजिटिव, ठीक है। अगर बाय चांस आप बैलेंसिंग भूल जाओ, आप याद रखो कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट की इक्वेशन थी, हाफ इक्वेशन थी, उसमें इसकी रिडक्शन हुई है, 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं। तो आपने 6 इलेक्ट्रॉन्स हर जगह क्या करने हैं, इनमें से माइनस करने, तभी इस साइड लिखे हैं, राइट। एंड देन यू कैन वर्क बैक एंड बैलेंस। अब अगर आपको इक्वेशन कंप्लीट करने को दी है कि एक्सप्लेन द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑन लेट्स से Fe2 पॉजिटिव, आप क्या करोगे, ये तो एक जनरल हाफ इक्वेशन है ही है, ये आपने याद रखनी है। दिस इज हाफ इक्वेशन फॉर रिडक्शन, और ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन की हाफ इक्वेशन है। तो आपने लेट्स से आयरन का पूछा है तो आपने इसको और इसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो सब में ये चीज़ें तो कॉमन आएंगी, राइट। तो अब ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, Cr2O7 2 नेगेटिव, ठीक है, +14 H पॉजिटिव, ये वाले 6 इलेक्ट्रॉन्स और ये वाले कट गए। अब क्या आ गया इसमें, और क्या है, LHS लेफ्ट हैंड साइड पे Fe2 पॉजिटिव। उसके बाद इसको देखो 2 Cr3 पॉजिटिव +7 H2O और इधर क्या बचा है आपका Fe3 पॉजिटिव, ठीक है। सो आपको मेरी बात समझ आई, ये रिडक्शन हाफ इक्वेशन है, इसकी रिडक्शन हो रही है इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रही है, राइट। और इसकी जो ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशंस है ये मैंने यहाँ दे दी है, आपने यही करनी है। NCERT में इसमें है ये इक्वेशंस, इसी से पूछेंगे। तो अगर आपको नेट रिएक्शन लिखना है तो आपने रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इक्वेशन जिसकी भी पूछिए ऐड कर देना है, and this is going to be the result, ठीक है। Now let's look at the structures of chromate and dichromate. Okay, so हमने अभी पढ़ा था ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट और आपने उसकी रिडक्शन की इक्वेशन में देखा था कि उसमें
क्रोमियम जो था उसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 से +3 हो जाता है। तो कितने क्रोमियम होते हैं? 2 क्रोमियम है ना। तो K2Cr2O7 से वो क्या बन गया था? Cr3 पॉजिटिव। तो यहाँ पे +6 था और यहाँ पे +3 था, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 3 पर एटम। तो टोटल डिक्रीज कितना हुआ? 6, क्योंकि 2 क्रोमियम है। तो द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज हाउ मच? द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 6। तो अगर मैंने इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्वेश्चन आया हुआ है, इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का? मॉलिक्यूलर मास ओवर द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास कितना है K2Cr2O7 का? 294 अपॉन कितना कम हुआ? 6। सो कितना हो गया? 49 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो गया? 49, राइट। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर्स पे। ये आपका क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर है CrO4 2 नेगेटिव। दिस इज क्रोमेट आयन। क्या स्ट्रक्चर है? टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर है। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 नेगेटिव। ये ग्रीन होता है, ये ऑरेंज होता है। ठीक है, इसमें यू कैन सी 2 टेट्राहेड्रास एंड दे शेयर अ कॉमन ऑक्सीजन। दिस बॉन्ड एंगल इज 126। कुछ यूजेस पे आते हैं। K2Cr2O7 इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूज्ड एज अ ब्रेथ एनालाइजर। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, जो भी ड्राइवर है अगर सस्पिशियस है कि उसने अल्कोहल कंज्यूम की है, सो ही इज़ मेड टू ब्रीथ इनटू अ फ्लास्क जिसके अंदर ऑलरेडी पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है जो ऑरेंज है। सो इफ़ हिज ब्रेथ कंटेन्स अल्कोहल, इट इज़ गोइंग टू रिएक्ट विद पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड इसका कलर जो है सोल्यूशन का ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा, विच इज़ अ कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल इन हिज ब्रेथ। ठीक है, उसके बाद इट इज़ यूज्ड इन डाइंग एंड कैलिको प्रिंटिंग एंड इन टैनिंग, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ लेदर विद केमिकल्स इन लेदर इंडस्ट्री। एंड सो ऑल्सो फोटोग्राफी में यूज़ होता है। जो फिल्म होती है उसको हार्ड करने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने प्रैक्टिकल्स में करोगे क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। दिस इज द टेस्ट वे पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड एज अ कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर क्लोराइड आयंस। उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में बहुत यूज़ होता है। काफ़ी सारे आयंस की प्रेजेंस टेस्ट कर सकता है, जैसे फेरस आयन हो गए, आयोडाइड आयन हो गए, एक्सेट्रा। ठीक है, सो दिस फिनिशेज योर पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड नाउ लास्ट वी कम टू पोटेशियम परमैंगनेट। Okay, now let's look at potassium permanganate. Potassium permanganate, it is purple in color. फॉर्मूला क्या है? KMnO4। ठीक है, इसकी प्रेपरेशन देखते हैं कैसे होती है। पायरोलुसाइट ओर से, उसकी क्रोमाइट से थी, इसकी पायरोलुसाइट, फॉर्मूला MnO2। ठीक है, सबसे पहले पायरोलुसाइट ओर को हम ट्रीट करते हैं एक एल्कली से। वी कैन टेक KOH। ठीक है, एंड इट इज़ ट्रीटेड विद एल्कली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या मिलता है आपके पास? पोटेशियम मैंगनेट। इस पोटेशियम मैंगनेट को एक्सेस ऑफ वाटर में मिक्स करके इसका ग्रीन कलर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं। इट्स अ ग्रीन मास। इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं फिर इसमें हम या क्लोरीन या ओजोन या कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों में से कोई भी गैस पास कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ मैंने क्लोरीन की इक्वेशन दी है क्योंकि NCERT में क्लोरीन के साथ किया है। इट गिव्स यू KMnO4 प्लस KCl। ठीक है, सो डीप पर्पल क्रिस्टल्स, राइट। उसके बाद ऑल्टरनेटिवली ये जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है, जो ये मैंगनेट आयन है ये भी डिस्प्रपोर्शनेट होके न्यूट्रली एसिडिक मीडियम में अपने आप आपको परमैंगनेट दे सकता है। ठीक है, कमर्शियली इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? इसका क्या करते हैं, इसको हम फ्यूज़ करते हैं एक एल्कली के साथ। ठीक है, और फिर हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं। इट गिव्स यू मैंगनेट आयन, दैट इज MnO4 2 नेगेटिव। अब इस मैंगनेट आयन की इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं, अगेन एल्किलाइन मीडियम में आपको मिल जाता है परमैंगनेट आयन। ठीक है, सो दिस इज द प्रेपरेशन। ये इसकी कमर्शियल प्रेपरेशन है और ये लैब प्रेपरेशन है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। उससे पहले एक छोटा सा नोट दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में एक लैब प्रेपरेशन का। इसको हम कोई भी डाइवेलेंट मैंगनीज सॉल्ट से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इफ़ वी ट्रीट दैट डाइवेलेंट मैंगनीज सॉल्ट विथ पेरोक्सो डाइसल्फेट, ठीक है, सो H2O8 2 नेगेटिव, दिस इज पेरोक्सो डाइसल्फेट। इसके साथ मैंने एक मैंगनीज सॉल्ट लिया जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी मैंगनीज की +2। आई एम गोइंग टू गेट परमैंगनेट, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, राइट। अब आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में, नॉट रियली इम्पॉर्टेंट। जो पायरोलुसाइड की प्रेपरेशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, दिखने में कैसा होता है, डार्क वायलेट, दैट इज़ डार्क पर्पल, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, एक मेटालिक लस्टर देता है एंड मेल्टिंग पॉइंट इज़ 523 केल्विन, ठीक है, राइट। इट्स फेयरली सॉल्युबल इन वाटर। जो आपका डाइक्रोमेट था वो कोल्ड वाटर में बहुत स्पेरिंगली सॉल्युबल था और थोड़ा हीट करो तो डिज़ोल्व हो जाता है। एंड पोटेशियम परमैंगनेट एट 294 केल्विन, नॉट अ वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है, अराउंड 20-21 डिग्री सेल्सियस, इट्स फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, इट फॉर्म्स अ डार्क पर्पल सोल्यूशन। उसके बाद अगर मैं इसको स्ट्रांगली हीट करूँ, ठीक है, तो इट गिव्स मी पोटेशियम मैंगनेट प्लस ऑक्सीजन गैस, वेरी इंपॉर्टेंट। इट व्हेन इट इज ट्रीटेड विद अल्कली, पोटेशियम परमैंगनेट गिव्स मी पोटेशियम मैंगनेट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर के लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसमें इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। नाउ लेट्स चेक द ऑक्सीडेशन नंबर हेयर, ठीक है, सो MnO4 नेगेटिव, राइट, सो ऑक्सीजन इज -2, मैंगनीज इज x प्लस 4 इंटू -2, टोटल चार्ज कितना है -1, तो आपका x क्या आ जाएगा +7। सो इट इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इसकी जो खुद की क्या हो जाती है, रिडक्शन, ये इसकी रिडक्शन हाफ इक्वेशन है। कैन यू सी द ऑक्सीडेशन नंबर हैज़ डिक्रीज फ्रॉम +7 टू +2, ठीक है, राइट। तो अब हम इसकी ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर की इक्वेशंस देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। किस में देख रहे हैं हम, एसिडिक मीडियम में देख रहे हैं, न्यूट्रल और बेसिक में भी होता है, बट एनसीईआरटी इज़ कवरिंग एसिडिक, तो हम यही कवर करेंगे, ठीक है। सो जैसे हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट के देखे थे, तो दिस इज़ द रिडक्शन इक्वेशन। ऑक्सीडेशन इक्वेशंस कौन सी हैं, जैसे ये फेरस है तो क्या बन जाएगा, फेरिक, नाइट्राइट है तो बन जाएगा नाइट्रेट, आयोडाइड है तो बन जाएगा आयोडीन, ऑक्सलेट है तो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फाइड है तो बन जाएगा सल्फर, ठीक है, राइट। उसके बाद सल्फाइट, दिस इज सल्फाइड, DE, दिस इज सल्फाइट, ठीक है, सल्फाइट है या सल्फ्यूरस एसिड है, दोनों केसेस में सल्फाइट से क्या बन जाएगा, सल्फेट, ठीक है। तो ये कौन सी हैं, दीज आर द ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशंस, ठीक है। अब इसमें से आपको जो भी क्वेश्चन में पूछा है, सेम आयरन का एग्जांपल ले लेती हूँ कि पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम विल रिएक्ट विद फेरस सॉल्ट्स टू गिव व्हाट, ठीक है। अगर हमसे एक क्वेश्चन पूछा कंप्लीट करने को, तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ऐड दीज 2 इक्वेशंस। ये कोई भी 2 इक्वेशंस ऐड करनी है। सबसे पहले आप चेक कर लेते हो इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड हैं कि नहीं है, दे आर बैलेंस्ड। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे को रिएक्शन पता लग जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट का। मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर, MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स और ये वाले कट जाएंगे, ठीक है। अब इस साइड और क्या बचा, 5 Fe2 पॉजिटिव, आपको क्या देगा, यहाँ से शुरू हो जाते हैं, Mn2 पॉजिटिव प्लस 4 H2O तो अगर दूसरी साइड भी है तो आप उसको कैंसिल ऑफ कर सकते हो, ठीक है, या जितना माइनस करना है। और क्या बचा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे कट गए थे, 5 Fe3 पॉजिटिव, ठीक है। तो पूरी इंडिविजुअल इक्वेशंस याद करने से अच्छा है आपको एक डाइक्रोमेट और एक मैंगनेट की जनरल उनकी रिडक्शन की इक्वेशन आनी चाहिए,
दिस इज़ गोइंग टू रिमेन मोर और लेस सेम फॉर बोथ। तो आपने लास्ट में जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा है, आपने सिर्फ रिडक्शन ऑक्सीडेशन के क्वेश्चंस में पहले देखना है इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस्ड हैं नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस कर लो और उसके बाद उनको ऐड कर लो। इसमें से आपको एक क्वेश्चन आता ही है एंड 100% आपका इसी में से ही आता है, एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आता। एंड जो मैंने आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड परमैंगनेट पढ़ाया है, इसी के आपको बैक एक्सरसाइज में सबके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको इन ऑक्सीडाइजिंग इक्वेशंस के भी मिल जाएंगे और आपको इसकी प्रिपरेशन के भी दोनों के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ लास्टली वी कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बहुत नीट नोट्स बनाइए प्लीज। ओके, नाउ लेट्स कम टू द स्ट्रक्चर। ये हमारे पास पहले आ गया परमैंगनेट आयन, इट इज़ पर्पल इन कलर, टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर। और इसमें आपको ये जो पाई बॉन्ड्स दिख रहे हैं कैसे बनते हैं, पी पाई ऑर्बिटल्स किसके, ऑक्सीजन के, ओवरलैप विद डी पाई ऑर्बिटल्स ऑफ मैंगनीज, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी दिस इज मैंगनेट आयन, इट इज़ ग्रीन इन कलर, सिमिलर स्ट्रक्चर है, टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर है। इसमें भी आपकी डबल बॉन्ड कैसे बनता है, पी पाई डी पाई ओवरलैप से, ठीक है। अगेन पी पाई ऑर्बिटल्स ऑक्सीजन के हैं एंड डी पाई मैंगनीज के हैं, ठीक है, राइट। अगेन दिस इज ऑल्सो टेट्राहीड्रल। उसके बाद आ जाता है सम इम्पॉर्टेंट यूजेस लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट, दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसके फेरस सॉल्ट्स के, देन आयोडाइड आयन के एक्सेट्रा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर। यूजुअली वेल वाटर को साफ़ करते हैं, सारा बैक्टीरिया वगैरह मर जाता है उससे, ठीक है। एंड देन बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एज बेयर्स रेजेंट, ठीक है, राइट। एंड इट इज़ ऑल्सो, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग ऑफ वेरियस फैब्रिक्स लाइक वूल, कॉटन, सिल्क एंड डीकलराइजेशन ऑफ ऑयल, ठीक है। तो this was all about KMnO4. This brings us to the end of this video lecture and also to the D block elements, ठीक है। बहुत ध्यान से नोट्स बनाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स ऑल्सो, ठीक है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट F block elements which is comparatively fairly very easy, ठीक है, right. Meanwhile stay home and stay safe. Thank you.